Hey guys, what's up? Kya chal? This is CN Nikunj Goenka, your tax mentor, guys. Hope you're doing good. I am also doing good. I am very happy to say that you people are giving such amazing response for our basics course. मतलब हम लोग ने इनकम टैक्स का और जीएसटी का बेसिक्स कोर्स स्टार्ट किया। लगभग तीन तीन चार चार वीडियो दोनों में आ चुका है। यूट्यूब चैनल में जाकर अभी चेक कर लो अगर आपने नहीं देखा है। निकुंज गोइंका टैक्स मेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन बटन दबा के रखिए सो दैट यू कैन गेट जबरदस्त कंटेंट फॉर टैक्सेशन। आपका भाई आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि टैक्सेशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, चाहे इंटर का कोर्स हो चाहे फाइनल का कोर्स हो। टैक्सेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, क्योंकि डीटी आईडीटी ऐसा सब्जेक्ट है विच हैज टू बी वेरी स्ट्रांग इन टर्म्स ऑफ फाउंडेशन। अगर आप उसका फाउंडेशन लेवल पर उसका बेसिक्स अच्छे से नहीं समझते, जिसमें 4-5 क्लास मैं लगाता हूं, तो आपको बिल्कुल भी आने वाले टाइम में क्लासेस आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये मैंने कॉमन चीज मैंने मेरे को फीडबैक मिला है जो मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे को दिया है कि सर आपका जो इनिशियल 4-5 क्लास रहता है ना, उसमें आप इतना ज़्यादा इनग्रॉस्ड हमें इनकम टैक्स और जीएसटी का करवा देते हो कि आने वाले क्लासेस में हम बहुत इंजॉय करते हैं। ऑल्दो इनिशियली हमें बोरिंग ज़रूर लगता है, हमें थोड़ा सा टीडियस लगता है, लंबी लंबी क्लासेस होती है, बट इट इज़ डेफिनेटली रिवॉर्डिंग इन दी फ्यूचर क्लासेस। तो बस गाइस इसी तरीके से हम अपना बेसिक्स चला रहे हैं और ऑलरेडी हमारा इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा, जाके फटाफट देख लेना अगर आपने नहीं देखा। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। टुडेज टॉपिक विल बी चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। हमने ऑलरेडी हेड्स ऑफ इनकम मेरे बारे में डिस्कस किया इनकम टैक्स में, हमने ऑलरेडी अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस के बारे में डिस्कस किया, हमने बहुत सारे मैटर्स पे डिस्कस किया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन विच इज चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। जैसे गाइज आप सबको पता है कि इनकम टैक्स लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में मैंने आपको अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूं कि मैंने आपको अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस दिखाया था। जैसे ये देखो बेटा, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 है जो हम लोग ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। अब ये स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 1, 2, 3 ऐसे करके टोटल 298 सेक्शंस है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। अब ये जब मैं बात करता हूँ 298 सेक्शंस का, तो मैंने आपको ये भी समझाया था कि जब हम बात करते हैं मान लो सेक्शन 35 का, फिर 36 का, या मान लो 37 का, या 38 39, तो ऐसे करके मान लो 40 है, तो 40 के बाद 40A भी एक सीरीज है, तो 40 को एक ही सेक्शन माना गया है, ठीक है ना। तो 298 सेक्शंस कैसे? सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 298 लास्ट तक है। कोई भी एक्ट का जो सेक्शन होता है, कोई भी एक्ट का जो सेक्शन होता है, उसमें सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो बेटा हमेशा उसका नामकरण होता है। ये भी हम लोग डिस्कस किए थे। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, कि दिस एक्ट इज एप्लीकेबल इन इंडिया, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल फ्रॉम विच डेट, राइट, ये सब बताता है सेक्शन नंबर 1, राइट। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशंस। अभी जो सेक्शन 2 है इसमें सबसेक्शंस नहीं, इसमें क्लॉजेज है, बिकॉज सेक्शन 2 के बाद कोई भी 1 2 3 लिखा नहीं है। उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखा गया इन दिस एक्ट, और उसके बाद क्लॉजेज स्टार्ट हो गया है। सो सेक्शन 2 में क्या है? डेफिनेशंस है ऑफ द वेरियस टर्म्स यूज्ड इन द लॉ, राइट गाइस। नेक्स्ट सेक्शन 3 में प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया है। हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये प्रीवियस ईयर क्या होता है। विल डिस्कस दिस इन टुडेस क्लास, बट आज अपने को मेन जो डिस्कस करना है वो है चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन नंबर 4 आज का जो टॉपिक होने वाला है वो सेक्शन नंबर 4 होने वाला है कि इनकम टैक्स चार्ज किस में होता है, क्योंकि यही ऐसा सेक्शन है जिसके वजह से पूरी की पूरी इनकम टैक्स जो है वो ऑपरेट होती है, इनकम टैक्स अपने ऊपर लगाया जाता है। इनकम टैक्स एक्ट का ये चार्जिंग सेक्शन है। व्हाट डू यू मीन बाय चार्जिंग सेक्शन? अल्टीमेटली जिससे एक्ट को पावर मिलता है, जिससे इनकम टैक्स आपके ऊपर लगाया जाता है, वो कौन सा सेक्शन में लिखा है? ये है सेक्शन नंबर 4 में। तो चार्जिंग सेक्शन क्या हुआ इनकम टैक्स का? सेक्शन नंबर 4, pursuant to which income tax is levied on our total income. Before reading into this section, let me explain you in simple English language, और फिर हम लोग इसका लीगल लैंग्वेज भी इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। तो चलो एक बार देखते हैं। देखो, तो इनकम टैक्स सर, ये जो मैट वैट है सर, ये आपको क्लासेस के दौरान मिलती रहेगी, आप इसका टेंशन मत लो। ये मेरा मैट से मैंने आपको दिखाया, कुछ मेरी मैट की ही डिटेल्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, तो बहुत अच्छे से देखो मैट बनाया गया पूरा चार्ट के हिसाब से। चार्ट है पूरा टैबुलर फॉर्मेट, हर एक चीज़ का डेफिनेशन का सब बुलेट्स है। तो आप मैट का तो निश्चित ही रहो कि मैं मैट जो देता हूँ स्टूडेंट फ्रेंडली मैट रहता है, जिससे मैट स्टूडेंट्स को बहुत ईजिली समझा जा सके। सबसे पहला आता है सेक्शन नंबर 1, डेट एंड प्लेस ऑफ एप्लीकेबिलिटी।
दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एंड इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। ये 1962 से एप्लीकेबल और ये इंडिया में एप्लीकेबल होगा। इस एक्ट का नाम है 1961, द इनकम टैक्स एक्ट 1961। नेक्स्ट हम पढ़े डेफिनेशंस। डेफिनेशंस जैसे जैसे हम लोग क्लासेस में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम डेफिनेशंस पढ़ते रहेंगे। दिस सेक्शन कंटेन्स द डेफिनेशंस ऑफ द टर्म्स यूज्ड इन द एक्ट। इट इज अरेंज्ड अल्फाबेटिकली। देन आता है सेक्शन नंबर 4, दैट इज द चार्जिंग सेक्शन of income tax. Section number 4, that is the charging section of income tax. Section number 4, that is the charging section of income tax. Income tax की charging section. आइए एक बार देखते हैं। Income tax is levied on total income. सर ये टोटल इनकम क्या होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने बात कर लिया है, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, आप जाकर देख लेना। टोटल इनकम के ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कशन हुआ है। फिर भी मैं बता देता हूं। इनकम टैक्स लगता है टोटल इनकम पे, यानी टोटल इनकम मतलब क्या, आपकी जो ग्रॉस इनकम है, आपकी जो ग्रॉस इनकम है उसमें से अपने को डिडक्शंस माइनस करना पड़ता है, और वो डिडक्शंस माइनस करने के बाद व्हाट वी गेट इज टोटल इनकम। राइट गाइज, यही है टोटल इनकम। ग्रॉस इनकम में से अपने डिडक्शंस माइनस करेंगे एंड वी गेट टोटल इनकम। अब ये जो ग्रॉस इनकम है ये क्या है, ये 5 हेड्स का समेशन है सर। इनकम टैक्स में 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है, इट इज वेरी पॉपुलर। इनकम टैक्स में 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 5 हेड्स ऑफ इनकम पे इनकम टैक्स एक्ट डिवाइड करता है अपना सारा टोटल ग्रॉस इनकम को। उसमें से अपने डिडक्शंस माइनस करते हैं, कुछ टैक्स बेनिफिट अपने को मिलता है, वो इनकम में से लेस हो जाता है, और फाइनली हम डिराइव करते हैं हमारा टोटल इनकम। किसका टोटल इनकम, ये जो टोटल इनकम होता है ये जो टोटल इनकम होता है ये पर्सन का टोटल इनकम होता है। रिपीट, ये जो टोटल इनकम होती है ये पर्सन की टोटल इनकम होती है। किसकी इनकम होती है, पर्सन की टोटल इनकम होती है। आज की क्लास में हम समझेंगे कि कौन है ये पर्सन। अल्टीमेटली इनकम टैक्स लगता है इस पर्सन के टोटल इनकम पर। किसके टोटल इनकम पे, इस पर्सन के टोटल इनकम पर इनकम टैक्स लगता है। राइट गाइस, अब इसमें क्या ना बेटा 2 ईयर्स होता है, हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। एक होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। क्या बोला, एक होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। एकदम क्लियर है, मतलब कोई भी फंडा, मतलब आपको सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए। एकदम सिंपल एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। असेसमेंट ईयर 2023, असेसमेंट ईयर 2023-2024, प्रीवियस ईयर 2022-2023। ठीक है, बराबर है। प्रीवियस ईयर 2022-23, असेसमेंट ईयर 2023-24। तो प्रीवियस ईयर 2022-23 हो गया और असेसमेंट ईयर 2023-24 हो गया। तो जब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर 2022-2023 का, तो ये हो गया ईयर ऑफ अर्निंग इनकम। ये साल हमने इनकम कमाया, ये साल हमने इनकम कमाया, जिसको हम बोलते हैं ईयर ऑफ अर्निंग इनकम, जिसको अपने बोलते हैं प्रीवियस ईयर। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। लेकिन जिस साल आपने इनकम कमाया, जिस साल आपने इनकम कमाया, वो उस इनकम को आपने एसेस किया अगले साल, उस इनकम को आपने एसेस किया अगले साल, जिसको हम बोलते हैं ईयर ऑफ असेसमेंट। क्या बोलते हैं, ईयर ऑफ असेसमेंट। यू एसेस योर इनकम, यू एसेस योर इनकम। मतलब इनकम टैक्स क्या होता है ना, एक साल लेट चलता है। आप समझो कि करेंट ईयर में जो भी आप इनकम कमा रहे हो, दिस विल बी असेस्ड इन द नेक्स्ट ईयर। जिस नेक्स्ट ईयर को हम बोलते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस साल आप एसेस करते हो इनकम। लेकिन उस साल आप जो इनकम एसेस करते हो, आप किस साल का इनकम एसेस करते हो, यू एक्चुअली एसेस द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। यानी मतलब ये कि सर ये साल जो चल रहा है ये 22-23 है, लेकिन ये साल जो आप इनकम कमा रहे हो वो है प्रीवियस ईयर 22-23। लेकिन ये जो प्रीवियस ईयर 22-23 का इनकम है आप एसेस करते हो अगले साल, विच इज 23-24, विच इज 23-24। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर 22-23 बोलिए या फिर आप असेसमेंट ईयर 23-24 बोलिए, बोथ द थिंग्स आर सेम। यानी सर आप किसी भी ईयर को प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर कैसे समझोगे,
मेरा बात एकदम क्लैरिटी है कि सर अगर आप प्रीवियस ईयर 22-23 के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो तो आप इसका असेसमेंट ईयर कैसे निकालोगे कि प्रीवियस ईयर इज द ईयर ऑफ अर्निंग इनकम। अभी एसेस होगा कब? नेक्स्ट ईयर, दैट इज असेसमेंट ईयर 2024। अब आपको मान लो बोला गया है कि असेसमेंट ईयर 23-24 है, तो इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? अरे भैया असेसमेंट ऑब्वियसली पिछले साल की इनकम का होगा ना, करेंट ईयर तो खत्म ही नहीं हुआ है, तुम असेसमेंट कैसे कर लोगे? करेंट ईयर तो खत्म ही नहीं हुआ, करेंट ईयर तो अभी चल रहा है, तो करेंट ईयर जो असेसमेंट होगी वो हमेशा प्रीवियस ईयर इनकम के ऊपर होगी। तो प्रीवियस ईयर क्या हुआ? पिछले साल। प्रीवियस वर्ड ही क्यों आया? पिछले वर्ड से आया। तो करंट ईयर में जो आप इनकम एसेस कर रहे हो वो आप प्रीवियस ईयर के इनकम पे एसेस कर रहे हो। तो प्रीवियस ईयर क्या हुआ आपका? 2022-23। जो एसेस करंट ईयर में होगा दैट इज 23-24। जो करंट ईयर में होगा दैट इज 23 एंड 24। बात क्लियर है सर? हाँ बिल्कुल क्लियर है सर। तो ईयर ऑफ अर्निंग इनकम एंड द ईयर ऑफ असेसमेंट दिस इज 2023 एंड 2024। तो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का फंडा एकदम क्लियर है सर कि जिस साल हम इनकम कमा रहे हैं उस साल को हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और जिस साल हम उस इनकम को एसेस कर रहे हैं उसको हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। मतलब सर और एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो प्रीवियस ईयर 22-23, ठीक है ना बेटा? वैसे ही ये क्या है? असेसमेंट ईयर 23-24। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, ये जो प्रीवियस ईयर है 22-23, ये एक असेसमेंट ईयर 22-23 भी है, यानी इस साल भी असेसमेंट हो रही है, इस साल भी असेसमेंट हो रही है, ईयर ऑफ असेसमेंट YOA, इस साल भी असेसमेंट हो रही है। बट इस साल कौन सी इनकम की असेसमेंट हो रही है? प्रीवियस ईयर 21-22, यानी 21-22 की जो इनकम है वो एसेस हो रही है इस साल, वो एसेस हो रही है इस साल। सिमिलरली ये जो असेसमेंट ईयर 23-24 है, ये अपने आप में एक प्रीवियस ईयर 23-24 भी है। दिस इज अपने आप में भी प्रीवियस ईयर 23-24। अब ये अपने आप में अगर प्रीवियस ईयर 23-24 है, यानी ये क्या है? ईयर ऑफ अर्निंग इनकम, ईयर ऑफ अर्निंग इनकम। इस साल इनकम जो अर्न हो रहा है, ये ईयर ऑफ असेसमेंट कब आएगा? इसका ईयर ऑफ असेसमेंट अगले साल आएगा, दैट इज असेसमेंट ईयर 24-25, दैट इज असेसमेंट ईयर 24-25। मतलब सर कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर भी होता है और असेसमेंट ईयर भी होता है, दोनों होता है सर। प्रीवियस ईयर भी होता है और असेसमेंट ईयर भी होता है। Am I clear on this, sir? Yes, sir. ये बात क्लियर हुई कि सर इनकम टैक्स जो लगता है, अब आप समझो बेटा, प्रीवियस ईयर अब असेसमेंट ईयर समझ गए, अब आप समझो कि इनकम टैक्स जो लगता है वो पर्सन के टोटल इनकम पे लगता है जो वो अर्न किया है प्रीवियस ईयर में, एंड इट विल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द असेसमेंट ईयर। यानी सर इनकम टैक्स एक एनुअल टैक्स है। ध्यान से सुनो, इनकम टैक्स क्या है बेटा? एक एनुअल टैक्स है जो एनुअली अपने पे लगाया जाता है, और वो हमारे एनुअल इनकम पे लगाया जाता है। जो इनकम कैलकुलेट करते हैं हम, साल का इनकम कैलकुलेट करते हैं, एक मंथ का, एक क्वार्टर का, हाफ ईयर का कैलकुलेट नहीं करते हैं। दैट इनकम इज ऑलवेज कैलकुलेट फॉर अ पर्टिकुलर एनुअल ईयर, एंड दैट इज जब वो ईयर क्लोज होता है असेसमेंट ईयर स्टार्ट होता है। मतलब सर असेसमेंट ईयर हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। यस, यू आर हियरिंग मी करेक्ट। असेसमेंट ईयर, जैसे मान लो मैं अभी कर रहा हूँ मैं अभी लिख रहा हूँ असेसमेंट ईयर 23-24, तो असेसमेंट ईयर 23-24 will always start from which date? It will always start from 1st April 2023 and it will mandatory end on 31st March 24। असेसमेंट ईयर हमेशा हमेशा 12 मंथ्स के पीरियड के लिए ही होगा, उससे कम का नहीं हो सकता, उससे ज्यादा का भी नहीं हो सकता। Assessment year will always be for a period of 12 months and it means full period of 12 months, which obviously means the year in which the income is assessed। लेकिन बेटा जो प्रीवियस ईयर होता है ना, जो प्रीवियस ईयर होता है ये बेसिकली क्या है? ईयर ऑफ इनकम। मेरा इनकम ही नहीं आ रहा है, मैं बिजनेस एक्टिविटी कर रहा हूं, मेरा बिजनेस अभी तक सेटअप ही नहीं हुआ है, तो मैं क्या चीज का प्रीवियस ईयर होगा मेरा? तो प्रीवियस ईयर का क्या होता है? प्रीवियस ईयर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम व्हेन यू सेट अप योर बिजनेस। जब आप बिजनेस सेट करते हो तब से आपकी प्रीवियस ईयर आती है, या फिर जब से आप इनकम अर्न करना स्टार्ट करते हो, तब से आपकी प्रीवियस ईयर आती है। मतलब प्रीवियस ईयर जो है वो 12 मंथ से कम का भी हो सकता है, बट असेसमेंट ईयर जो है वो हमेशा 12 मंथ्स का होगा, क्योंकि असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के बाद आता है, बट प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के पहले आता है। तो दैट इज व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड। मान लो प्रीवियस ईयर, सर मान लो ये 1 जून को अपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो प्रीवियस ईयर कैन बी 1 जून 22 से लेकर 31 मार्च 23, ऐसा भी प्रीवियस ईयर हो सकता है। जरूरी नहीं है प्रीवियस ईयर पूरा हो सकता है एक पीरियड भी प्रीवियस ईयर हो सकता है, बट असेसमेंट ईयर विल ऑलवेज बी फुल 1 ईयर।
ठीक है सर। सर ये तो बेसिक्स है, बेसिक्स में उतना ही बताया जाता है जो आप डाइजेस्ट कर पाओगे। ऐसे तो बहुत सारा चीज़ है बट सब कुछ नहीं बताया जा सकता, इनफैक्ट ये भी मैंने बहुत बता दिया। बस अब इतना याद रखो कि इनकम टैक्स इज एक्चुअली लेविड ऑन टोटल इनकम। कौन सा इनकम? टोटल इनकम। टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ग्रॉस इनकम में से डिडक्शंस माइनस करते हैं। ग्रॉस इनकम कैसे आता है? समेशन ऑफ 5 हेड्स, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस या प्रोफेशन इनकम, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। पांचों को समेशन करके ग्रॉस इनकम निकालिए, डिडक्शंस माइनस करके टोटल इनकम निकालिए। अब उस टोटल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगाया जाता है, और वो किस पे, कौन किसके इनकम पे लगाया जाता है? पर्सन के टोटल इनकम पे लगाया जाता है, जो उसने पिछले साल कमाया था, जो उसने पिछले साल कमाया था, विच ही हैज अर्नड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड इट इज चार्जेबल टू टैक्स इन द असेसमेंट ईयर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सर इनकम टैक्स जो चार्ज होता है वो उसके ऊपर एक रेट्स, वो रेट्स के ऊपर होता है, मतलब देर आर रेट्स। रेट्स के ऊपर हम एक अलग से सेशन लेंगे, ज़बरदस्त तरीके से आपको समझाया जाएगा कि इनकम टैक्स रेट्स किस तरीके से डिकोड किया गया है। वह बेसिक्स में हम रेट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स रेट्स कैसे निकाला गया है। तो बेसिक तो आपको पता ही होगा, स्लैब रेट भी है, ठीक है, पता ही होगा आपको कि इनकम टैक्स का जो रेट है वो स्लैब रेट पे भी होता है, फ्लैट रेट पे भी होता है। जैसे कंपनीज के केस में 30% फ्लैट टैक्स रेट होता है। अगर आप 1 लाख रुपए इनकम कमाते हो तो 30,000 आपको टैक्स देना पड़ेगा, कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो विल टॉक अबाउट इट कि इनकम टैक्स जो लगता है वो रेट्स ऑफ प्रिस्क्राइब फॉर द ईयर बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट। याद होगा सोर्सेज ऑफ लॉ में, सर हमने पहला क्लास आपका अटेंड किया, इसलिए तो बोल रहा हूँ भाई। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम इनकम टैक्स का मास्टर बनो, तुम्हारे इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन आए, यू ज्वाइन एनी क्लासेस, यू शुड वॉच दिस बेसिक सेशन। ये बेसिक सेशन से क्या होगा ना, आपका पूरा दिमाग खुलेगा और आप क्लियर होंगे हर चीज़ के बारे में। एनुअल फाइनेंस एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट इज द सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ, जो हर साल आता है, जो बजट के साथ आता है, बजट के साथ बिल आता है, फिर वो प्रेसिडेंशियल एसेंट के साथ एक्ट बन जाता है। तो सर फाइनेंस एक्ट, जैसे अपने एग्जाम के लिए फाइनेंस एक्ट 22 होगा, तो एफ ए 2022 में लिखा हुआ रहता है इनकम टैक्स रेट्स के बारे में। एफ ए 2022 में लिखा हुआ रहेगा कि कौन सा रेट पे टैक्स लगेगा, कौन से किसको किसको क्या क्या रेट पे टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ रहता है? फाइनेंस एक्ट में लिखा रहता है, क्योंकि इसलिए फाइनेंस एक्ट क्या करता है, हर बार रेट चेंज करता है, या रेट चेंज भी नहीं करेगा तो लिखा कहाँ पे रहेगा? फाइनेंस एक्ट में लिखा रहेगा। तो इनकम टैक्स का ये है बेटा चार्जिंग सेक्शन, दैट इट इज लेविड ऑन टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन। टोटल इनकम का डेफिनेशन मैंने आपको बढ़ा दिया, पर्सन हम लोग थोड़ी देर में समझ लेंगे। पर्सन के टोटल इनकम पे लगता है जो उसने प्रीवियस ईयर में कमाया, और जो चार्जेबल टू टैक्स होगा इन दी असेसमेंट ईयर एज पर द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स ऑफ टैक्स, ठीक है। अब आप देखो पर्सन का मतलब क्या हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन। तो गाइस देखो, पर्सन, अगर आप पर्सन का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली इनकम टैक्स जो लगेगा वो इन्हीं के ऊपर लगेगा। चार्ज किसके ऊपर है? चार्ज पर्सन के ऊपर ही है। इनकम टैक्स विल बी लेविड ऑन पर्सन, टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन। तो यहां पर जो इनकम टैक्स की लेवी है, जो चार्ज है, वो पर्सन के ऊपर है। और ये जो पर्सन है, इस पर्सन का डेफिनेशन स्टार्ट होता है पर्सन इंक्लूड्स, राइट। सर ये लॉ में एक, एज अ स्टूडेंट यू शुड नो दिस, अगर आप वर्ड मीन्स लिखते हो और एक जगह वर्ड आप इंक्लूड्स लिखते हो तो ये फर्क होता है। मीन्स मतलब क्या? इट गिव्स एन एग्जॉस्टिव मीनिंग टू दैट पर्टिकुलर वर्ड, बट व्हेन आई से इंक्लूड्स, इंक्लूड डज नॉट गिव एन एग्जॉस्टिव मीनिंग, इट इज एन इंक्लूसिव वर्ड। मतलब क्या क्या चीज इस डेफिनेशन में आएगा, इट मे नॉट इंक्लूड, इट मे इंक्लूड मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो, बट मीन्स मतलब यही इसका डेफिनेशन है और कोई अदर चीज इसमें नहीं आ सकता। तो इनकम टैक्स में जो पर्सन का डेफिनेशन है ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, और 7 कैटेगरी ऑफ पीपल को पर्सन बोला गया है। 7 कैटेगरी इसमें आइडेंटिफाई की गई है कि ये पर्सन है और ये पर्सन पे इनकम टैक्स लगेगा। नंबर 1 स्टार्टिंग विद एन इंडिविजुअल, ये हो गया नेचुरल ह्यूमन बीइंग। एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, आम आदमी है, मिस्टर ए, मिस्टर वाई, मिसेस एक्स, ठीक है। सारे इंडिविजुअल्स जो है धरती पर, धरती पर बोला मैंने, धरती मतलब अर्थ यूनिवर्स बोला है, इंडिया में ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। ऐसा मत सोचना कि जो इंडिया में इंडिविजुअल रहते हैं उन्हीं के ऊपर टैक्स लगेगा ना, यही तो मजेदारी है। डोंट वरी, हम आने वाले डिस्कशन क्लासेस में बात करेंगे बेटा, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, इसके ऊपर हम बात करेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो जो इनकम
टैक्स की डेफिनेशन है वो पर्सन को कवर करता है, और जो पर्सन है उस पर्सन में 7 तरह के लोग हैं। सबसे पहले लोग है इंडिविजुअल, दे आर व्हाट, दे आर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल जो है वो चाहे इंडिया में हो आउटसाइड इंडिया, भैया वो पर्सन का डेफिनेशन में आएगा, और अगर वो पर्सन का डेफिनेशन में आएगा तो उस पर इनकम टैक्स लग रहा है। बट डोंट वरी, हम आगे बात करेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर में बात करेंगे, उसमें बात हो जाएगा। तो इंडिविजुअल जो है उसमें इनकम टैक्स मतलब पर्सन के डेफिनेशन में कवर्ड है। फैमिली आप सुने होंगे फाउंडेशन में, लॉ में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एज पर द हिंदू लॉ, ठीक है, HUF अपने बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक फैमिली भी एक पर्सन होता है जो इनकम कमा रहा है। अब फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स है, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, लेकिन क्या वो फैमिली का इनकम फादर के हाथ में टैक्सेबल होगा? वो फैमिली का इनकम मदर के हाथ में टैक्सेबल होगा? नहीं, वो फैमिली का इनकम फैमिली के हाथ में टैक्सेबल होगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड फैमिली इज ऑल्सो अ पर्सन, फैमिली के ऊपर भी इनकम टैक्स लगता है। यानी मान लीजिए BHUF, ठीक है, BHUF बोल के एक फैमिली है, मिस्टर BHUF बोल के एक फैमिली है, और मिस्टर बी, ये अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है। मिस्टर बी के ऊपर भी टैक्स लगेगा, और BHUF का जो टैक्स है वो BHUF पे लगेगा। यानी फैमिली के ऊपर डायरेक्ट टैक्स लग रहा है, फैमिली इनकम कमाया फैमिली के ऊपर टैक्स लग रहा है। वैसे इंडिविजुअल अगर इनकम कमा रहे हैं तो इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स लगेगा। कंपनी, मैंने नहीं बोला इंडियन कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो, कैसी भी कंपनी है, बेसिकली बॉडी कॉर्पोरेट हो, राइट, कैसी भी कंपनी हो, कंपनी चाहे फॉरेन कंपनी हो, इंडियन कंपनी हो, डोमेस्टिक कंपनी हो, कैसी भी कंपनी हो, वो पर्सन है। पार्टनरशिप फर्म, इसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी इंक्लूडेड होता है। कोई भी पार्टनरशिप फर्म है वो भी इनकम कमा रहा है, वो भी टैक्स देगा। ये सारे आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्संस लाइक जॉइंट वेंचर्स, मैंने खाली एग्जांपल दिया बेटा। जॉइंट वेंचर्स, मान लो हमने पर्संस मिलकर, एक 3-4 पर्संस मिलकर, एक कंपनी, एक इंडिविजुअल, एक पार्टनरशिप फर्म, HUF, या 2 कंपनी या 2 इंडिविजुअल आपस में मिलकर उन्होंने एक शॉर्ट JV बनाई एसोसिएशन की, और काम करना स्टार्ट किया, उससे इनकम कमाया, तो वो किसका इनकम माना जाएगा? वो एक AOP का इनकम माना जाएगा। एसोसिएशन ऑफ पर्संस AOP का इनकम माना जाएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, व्हाट डू मीन बाय बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब इंडिविजुअल ही मिलकर एक एसोसिएशन किया, एक बॉडी बनाया, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन बनाया, और अपना बिजनेस या कोई भी इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर दिया, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर दिया। तो ये भी क्या है? पर्सन है। यहाँ पे लिख दिया वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। लोकल अथॉरिटी, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का पर्सन के डेफिनेशन में कवर्ड नहीं है, बट लोकल अथॉरिटी जो है, जो बेसिकली म्यूनिसिपैलिटी हो गया बेटा, कोई भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, म्यूनिसिपैलिटी हो गया, पंचायत हो गया, ये लोग जो है लोकल अथॉरिटीज जो है, ये लोग भी इनकम टैक्स पे करते हैं, इनके इनकम पे भी टैक्स देना पड़ता है इनको। एंड लास्ट में एवरी अदर AJP, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। बाद बाकी जितने भी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन हैं, व्हेन आई से आर्टिफिशियल, व्हेन आई से जुरिडिकल, आई मीन टू से बेटा टेम्पल्स। सोचो टेम्पल्स, जो टेम्पल्स होते हैं डीटीज होते हैं, राइट, भगवान के मूर्ति होते हैं, रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं, जो ट्रस्ट होते हैं, राइट। तो ये सब जो आर्टिफिशियल, जो यूनिवर्सिटीज होते हैं, राइट, मान लो कैलकाटा यूनिवर्सिटी, राइट, तो ये सब क्या है? ये सब आर्टिफिशियली पर्सन क्रिएटेड है। ये ना तो इंडिविजुअल है, ना तो कंपनी फॉर्म में है, ना तो फैमिली है, ना तो फर्म है, ना तो LLP है, ना तो AOP है। तो बाद बाकी जो बच गए हैं वो क्या हो जाएंगे? आर्टिफिशियली जो पर्सन क्रिएटेड किए गए हैं जुरिडिकल एसोसिएशन, जुरिडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन जो है वो भी क्या है? पर्सन माने जाएंगे। तो टोटल 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन है इनकम टैक्स एक्ट में। तो ये था अपना चार्जिंग सेक्शन कंप्लीट, राइट। मैं एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। इनकम टैक्स किस पे लग रहा है? टोटल इनकम पे लग रहा है। किसके टोटल इनकम पे लग रहा है? पर्सन के टोटल इनकम पे लग रहा है। पर्सन का डेफिनेशन देख लिए, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, 7 कैटेगरी इंक्लूडेड है इसमें, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। किसके इनकम पे लग रहा है? पर्सन के इनकम पे लग रहा है। कौन से इनकम पे लग रहा है? टोटल इनकम पे लग रहा है, जो वो कब कमाया? पिछले साल कमाया, प्रीवियस ईयर कमाया। और चार्ज होगा कब? असेसमेंट ईयर पे। इनकम टैक्स एक्ट ऑलवेज फॉलोज असेसमेंट ईयर, मतलब इस साल में जो भी आप टैक्स देंगे, पिछले साल के इनकम पे टैक्स देंगे। इस साल का इनकम जो भी टैक्सेबल होगा, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर जो नेक्स्ट ईयर है उस पर टैक्सेबल होगा। अब एक बार गाइस जस्ट आपके क्लैरिटी के लिए मैं आपको बेयर एक्ट भी खोल के दिखाता हूँ। ये अपना बेयर एक्ट है, देखो बेटा, दिस इज बेयर एक्ट। अब हमने जो भी पढ़ा यहाँ से पढ़ा। आइए बार देखते हैं सेक्शन 4, ठीक है, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स।
जो बच्चा मेरा बिल्ड योर बेसिक्स कोर्स कर लिया, मैं उनको अश्योरेंस देता हूँ कि आप अपना इनकम टैक्स क्लास एंजॉय करेंगे, चाहे आप किसी से भी क्लासेस लीजिए। मैं इनको अश्योर करता हूँ कि आपको इनकम टैक्स मज़ा आने वाला है। और हमारा जो क्लासेस देख रहा है वो तो ज़बरदस्त तरीके से भैया लोट पलट हो जाएगा टैक्स में, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन उनको दी जाती है और इतना मस्त पढ़ाया जाता है कि सर अलग लेवल पे हम लोग चले जाते हैं। और कभी कभार तो लॉ मेकर का इंटेंशन तक हम प्रूफ कर देता है यहाँ पे कि देखो लॉ मेकर ये किया, उसको ये फ़ायदा मिला। राइट गाइज, तो जो भी बच्चे हमसे क्लास लेते हैं प्लीज़ ज़रूर फीडबैक दीजिएगा हमारे क्लासेस के बारे में अपने सारे जूनियर्स को। चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्या लिखा है, आइए एक बार फटाफट देख लेते हैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज। वेयर एनी सेंट्रल एक्ट इनैक्ट्स, सेंट्रल एक्ट मतलब जो पार्लियामेंट में लॉ पास हुआ है, वेयर एनी सेंट्रल एक्ट इनैक्ट्स दैट इनकम टैक्स शैल बी चार्ज्ड फॉर एनी असेसमेंट ईयर एट एनी रेट और रेट्स, एक रेट पे या रेट्स पे, income tax at that rate or those rates shall be charged for that year in accordance with and subject to the provisions, including the provisions for the levy of additional tax of this act in respect of the total income of the previous year of every person. स्टार्टिंग में पूरा टाइम पास किया, लास्ट में मेन वर्ड लिखा है। कोई भी सेंट्रल एक्ट यानी कोई भी एक्ट अगर ये बोल देता है कि इनकम टैक्स लगेगा असेसमेंट ईयर में एट रेट्स ऑफ इनकम टैक्स प्रिस्क्राइब्ड एज पर दिस एक्ट, वो टोटल इनकम पे लगेगा ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ अ पर्सन। मतलब इनकम टैक्स अगर लग रहा है तो वो टोटल इनकम पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का एक पर्सन के ऊपर लगेगा, और ये एवरी असेसमेंट ईयर पे चार्ज किया जाएगा एज पर द रेट्स इन फोर्स, एज पर द रेट्स इन फोर्स। अब ये देखो याद है बेटा, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड मतलब प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट वेयर बाय वर्च्यू ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इनकम टैक्स इज टू बी चार्ज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम ऑफ अ पीरियड अदर देन द प्रीवियस ईयर, इनकम टैक्स शैल बी चार्ज्ड अकॉर्डिंगली। इसका मतलब क्या, वेयर बाय वर्च्यू ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इनकम टैक्स चार्ज होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम ऑफ अ पीरियड अदर देन द प्रीवियस ईयर, इनकम टैक्स शैल बी चार्ज्ड अकॉर्डिंगली। मतलब हो सकता है कि कुछ कुछ केसेस में इनकम टैक्स किसी भी पीरियड के लिए चार्ज हो सकता है जो प्रीवियस ईयर ना भी हो, तो भी वो किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था प्रोवाइडेड मतलब एक्सेप्शंस होता है टू द मेन सबसेक्शन। और फिर 4 सबसेक्शन 2 ये कुछ और बात करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये बेसिकली बेटा टीडीएस एडवांस टैक्स के बारे में बात करता है, जो अपने ड्यू कोर्स में बात करेंगे कि सर जो भी इनकम हमें इस साल मिलता है उसमें टैक्स भी डिडक्ट होता है, और जो इनकम हम कमाते हैं उस पर एडवांस टैक्स भी हमें पे करना पड़ता है। तो वही चीज यहां पर लिखा गया है, इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर सबसेक्शन 1 इनकम टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट द सोर्स और पेड इन एडवांस वेयर इट इज सो डिडक्टेबल और पेबल अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मतलब अगर आपके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी है, यानी आपके इनकम पे टैक्स कटना है या फिर आपको टैक्स पेबल है, तो वो भी करना होगा, वो भी डिडक्ट होगा और वो भी पे होगा इन एडवांस। राइट, तो हम लोग पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में। फिलहाल बेसिक्स जो है जहाँ पे आपको चार्जिंग सेक्शन पढ़ाना था वो मैंने आपको पढ़ा दिया गाइस। प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, टोटल इनकम और पर्सन, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। सर हमारा क्लासेस के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो देखिए हमारी फुल फ्लेजेड जो बैचेस है वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से स्टार्ट होगी फॉर सीए इंटरमीडिएट एज वेल एज फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव्स। जब फाउंडेशन का रिजल्ट आ जाएगा, सीएस डबलईटी का रिजल्ट आ जाएगा, तो हम फटाफट अपना बैचेस स्टार्ट कर देंगे। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द फाउंडेशन रिजल्ट्स टू कम एंड डबलईटी रिजल्ट्स टू कम। और इन द मीन टाइम सीएमए फाउंडेशन का भी जब रिजल्ट आ जाएगा तो सीएमए का भी बैचेस हम स्टार्ट कर देंगे फॉर नवंबर दिसंबर 2023। तो आप फटाफट हमारे वेबसाइट में जा सकते हो, www.nikunjgoenka.com में जाओ, और वहाँ पर अभी तो फिलहाल हमारा इस वीक ऑफर चल रहा है। राइट, तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट हमारे वेबसाइट में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो जैसे आप वेबसाइट खोलेंगे तो सामने एक पॉपअप क्रिएट हो जाएगा, जो भी पॉपअप रहेगा वो आपका डिस्काउंट ऑफर रहेगा। तो बाई कोर्सेज में जाके अगर आप सीए के स्टूडेंट हो तो आप हमारे सी इंटरमीडिएट के फ्रेश बैचेस जो भी स्टार्ट होने वाले हैं फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी वो आप कर सकते हो। और मेरे को क्वालिटी के बारे में कुछ बोलना नहीं है, मैं बोलना भी नहीं चाहता, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आप रिव्यू ले सकते हैं। सीएमए इंटर एंड फाइनल का भी एडमिशन्स पूरा ऑन है, सीएस एग्जीक्यूटिव का भी पूरा ऑन है, सीएमए फाइनल का भी आप क्लासेस ले सकते हो आईडीटी का, सीएमए इंटर का भी डीटी आईडीटी की क्लासेस ले सकते हो, सीएस एग्जीक्यूटिव का भी हमारा सारा बैचेस ऑन है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम डिस्कस करेंगे एक नया topic of build your basics. Thank you so much guys, take care, God bless you, bye bye.